भारत की शिक्षा नीति ये सिर्फ कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि हमारे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। यही तो तय करता है कि हम सब कैसे सोचेंगे, कैसे काम करेंगे और एक देश के तौर पर हमारी दिशा क्या होगी। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट के बनने की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी जबरदस्त यात्रा जिसने हमारी कई पीढ़ियों की नींव रखी। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग, असल में लगभग सभी 10+2 वाले सिस्टम से ही पढ़कर निकले हैं, है ना। दशकों तक तो यही हमारी एजुकेशन की पहचान थी। लेकिन फिर आया साल 2020 और नई शिक्षा नीति ने इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलकर कर दिया 5+3+3+4। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन तक पहुंचे कैसे, ये सफ़र तय कैसे हुआ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो देखिए, हमारी आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, इसकी जड़ें कॉलोनियल दौर में हैं, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन उस वक्त इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि पूरे देश को पढ़ाया लिखाया जाए। नहीं, असल मकसद था एक बहुत बड़े एम्पायर को चलाने के लिए, आप कह सकते हैं, काम करने वाले लोग यानी कर्मचारी तैयार करना। ये जो पूरा दौर था, इसमें कई इंपॉर्टेंट पड़ाव आए, जैसे मैकॉले का मिनट और वुड्स डिस्पैच। इन पर तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन इनके अलावा भी हंटर कमीशन और हार्टॉग कमिटी जैसे स्टेप्स लिए गए, जिन्होंने पहली बार प्राइमरी एजुकेशन की जो मुश्किलें थीं उनको सामने रखा। तो मैकॉले के मिनट से लेकर सार्जेंट रिपोर्ट तक हर एक स्टेप ने अपनी एक छाप छोड़ी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1835 से, लॉर्ड मैकॉले की एक बहुत ही मशहूर मिनट के साथ। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था भारतीयों की एक ऐसी क्लास तैयार करना जो, जैसा उन्होंने कहा था, खून और रंग से तो इंडियन हो, पर अपनी पसंद, अपनी सोच और समझ में पूरी तरह से अंग्रेज हो। और बस यहीं से इंग्लिश को पढ़ाई लिखाई की भाषा यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। इसके बाद साल 1854 में आया वुड्स डिस्पैच। इसे अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि ये पहला ऐसा पूरा प्लान था, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक सिस्टमैटिक ढांचे की बात की। इसने, आप कह सकते हैं, पूरे सिस्टम की नींव डाल। लेकिन देखिए, जैसे ही सिस्टम बना तो दिक्कतें भी सामने आने लगीं। 1929 में हार्टॉग कमेटी ने पहली बार वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को पकड़ा। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि बहुत सारे बच्चे या तो बीच में ही स्कूल छोड़ रहे थे या फिर एक ही क्लास में कई कई साल तक फेल हो रहे थे। और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो इस पहले दौर से हमें क्या मिला? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, एक ऐसा सिस्टम बना जो अंग्रेजी हुकूमत की ज़रूरतों के लिए था। इसमें इंग्लिश भाषा का दबदबा हो गया। इसने स्कूल यूनिवर्सिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन साथ ही ड्रॉप आउट जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी पैदा कर दी। फिर मिली हमें आज़ादी, और आज़ादी के बाद कहानी बिल्कुल पलट गई। अब लक्ष्य किसी एम्पायर को चलाना नहीं था, बल्कि एक आज़ाद, एक डेमोक्रेटिक देश को बनाना था। और इसके लिए जाहिर है एक बिल्कुल नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। तो आज़ादी के फौरन बाद देश का भविष्य तय करने के लिए 3 बड़े कमीशन बनाए गए। पहला था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए राधाकृष्णन कमीशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मुदालियर कमीशन, और फिर आया कोठारी कमीशन, जिसने एजुकेशन के हर पहलू पर एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट दी। इन सब का एक ही मकसद था, एक नए भारत के लिए एजुकेशन का एक नया डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में बना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसका फोकस तो हायर एजुकेशन पर था, लेकिन इसने एक बहुत बहुत ज़रूरी बात कही। इसने कहा कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है सेकेंडरी एजुकेशन। और इसी कमज़ोर कड़ी को मजबूत करने के लिए 1952 में आया मुदालियर कमीशन। इसने पहली बार मल्टीपर्पज़ स्कूलों का आइडिया सामने रखा। ये वो स्कूल थे जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाने का भी प्लान था। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, कोठारी कमीशन। इसने एक इतनी ज़बरदस्त और दूर की सोच पेश की, जिसने अगले 50 सालों तक चलने वाले सिस्टम को जन्म दिया।
जी हाँ, इसी कमीशन ने हमें वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया, जिसमें 10 साल की स्कूलिंग, 2 साल हायर सेकेंडरी और 3 साल की डिग्री थी। यही वो सिस्टम है जिसे हम और आप इतने सालों से जानते आए हैं। तो इस दूसरे दौर का सार क्या था? अब फोकस पूरी तरह से देश की ज़रूरतों पर आ गया था। एक यूनिफॉर्म नेशनल स्ट्रक्चर की तलाश शुरू हो चुकी थी और कोठारी कमीशन ने ये साबित कर दिया कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे पावरफुल टूल है। तो अब तक हमारे पास बहुत अच्छी सिफारिशें और रिपोर्ट्स आ चुकी थीं, लेकिन अब वक्त था इन सिफारिशों को कागज से निकालकर ज़मीन पर उतारने का, मतलब इन्हें एक नेशनल पॉलिसी में बदलने का। ये दौर था एक्शन का, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। 1968 में आई पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसने कोठारी कमीशन की सिफारिशों को एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। इसके बाद 1986 में एक और बहुत अहम पॉलिसी आई, जिसको वक्त पर राममूर्ति कमेटी और जस्टिस वर्मा कमेटी जैसी कमेटियों ने रिव्यू भी किया, ये देखने के लिए कि पॉलिसीज असल में काम कर भी रहे हैं या नहीं। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो बहुत असरदार साबित हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी और इसी पॉलिसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, जिनका सीधा मकसद प्राइमरी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं सुधारना था। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया। इसके बाद के जो 2 दशक थे, यानी 90s और 2000s, वो ज़्यादातर 1986 की पॉलिसी में सुधार और बदलाव के ही रहे। राममूर्ति कमेटी हो या जस्टिस वर्मा कमेटी, इन सब का मेन फोकस था टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाना और पॉलिसीज़ को और ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाना। और अब हम आते हैं इस कहानी के मौजूदा चैप्टर पर। 21वीं सदी की दुनिया बदल चुकी थी और इस बदलती दुनिया के लिए एक नए ब्लूप्रिंट की ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये पिछले 50 सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ओवरहॉल है। और इसी के साथ हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी, नई शिक्षा नीति 2020 और इसका 5+3+3+4 का ढांचा। ये कोठारी कमीशन वाले 10+2 से बिल्कुल अलग है। इसका मेन फोकस है फाउंडेशनल स्टेज पर, जो 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है, ताकि बच्चों की नींव मजबूत बन सके। ये रट्टा मारने की जगह ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर देता है। तो ये थी सुधारों की लगभग 200 साल लंबी यात्रा। हम एक ऐसे सिस्टम से चले थे जो एक साम्राज्य के लिए क्लर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क तक पहुंचे हैं जो आज की ग्लोबल दुनिया के लिए बेहतर नागरिक तैयार करना चाहता है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक तुलना में छिपा है। 1835 में मैकॉली का मकसद क्या था? साम्राज्य के लिए क्लर्क तैयार करना। और 2020 में नई शिक्षा नीति का मकसद क्या है? एक ग्लोबल दुनिया के लिए होलिस्टिक और क्रिटिकल थिंकर्स बनाना। आप देखिए, सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो नया 5+3+3+4 का डिज़ाइन है, ये इस कहानी का सबसे नया, सबसे लेटेस्ट चैप्टर है। लेकिन यकीनन ये आखिरी नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या? कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।